हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू PRK's एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस को वन शॉट के अंदर ख़त्म करेंगे और बिल्कुल हम लोग पूरी NCERT ख़त्म करेंगे, 100% NCERT ख़त्म कर देंगे। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। देखो, आपको पता है स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स के अंदर मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटर होता है और एडवांस ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन के अंदर मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ब्लड और लिम्फ हो सकता है। ह्यूमन के अंदर जो सिस्टम है उसके अंदर हार्ट होता है जो कि पंप की तरह एक्ट करता है, जो कि ब्लड को पुश करता है डिफरेंट टिश्यूज़ की तरफ, और पाइपलाइन जो होती है उसको हम लोग कहते हैं ब्लड वेसल्स। तो ह्यूमन के अंदर हार्ट होता है, ब्लड होता है और ब्लड वेसल्स होता है। तो देखो, अब सबसे पहले ब्लड क्या होता है। ब्लड इज फॉर्म्ड ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा जो है 55% बनाते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% बनाते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर 55% में जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है वाटर 90 to 92%। प्रोटीन्स होते हैं 6 to 8%। प्रोटीन्स के अंदर 3 प्रोटीन्स है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन का काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसके कारण ब्लड जो है कैपिलरीज के अंदर पुल किया जाता है। ग्लोबुलिन का दूसरा नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन और ये डिफेंस में काम आता है, इम्यूनिटी, डिफेंस। और फाइब्रिनोजन इन्वॉल्व होता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी का काउंट 5 to 5.5 मिलियन होता है पर mm क्यूब। ये रेड होता है ड्यू टू आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है और इसकी लाइफ स्पैन होती है 120 डेज। आफ्टर 120 डेज आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है स्प्लीन के अंदर, इसलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी हम लोग स्प्लीन को कहते हैं। और आरबीसी का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। डब्ल्यूबीसी 6 to 8,000 पर mm क्यूब होते हैं, कलरलेस होते हैं, न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं और इनका मेन काम डिफेंस होता है। प्लेटलेट या फिर थ्रोम्बोसाइट ये 1.5 to 3.5 लाख होते हैं पर mm क्यूब, कलरलेस होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। इनका मेन काम होता है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये हो गए फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब देखो, डब्ल्यूबीसी में भी हम लोग प्रकार करते हैं, ग्रैन्युलोसाइट, अग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट मतलब इनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, अग्रैन्युलोसाइट के अंदर कोई ग्रैन्यूल प्रेजेंट नहीं होगा। ग्रैन्युलोसाइट में आते हैं इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। और अग्रैन्युलोसाइट के अंदर आता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इयोसिनोफिल बाइलोब्ड होते हैं, न्यूट्रोफिल मल्टीपल लोब होते हैं, बेसोफिल में एस शेप न्यूक्लियस होता है और मोनोसाइट के अंदर किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। तो NCERT के डायग्राम में ये आरबीसी है, प्लेटलेट है, इयोसिनोफिल मैंने कहा था बायोलोब्ड है, बेसोफिल है, एस शेप न्यूक्लियस है, न्यूट्रोफिल के अंदर मल्टीलोब न्यूक्लियस है, मोनोसाइट के अंदर किडनी शेप न्यूक्लियस है और ये लिम्फोसाइट जिसमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट आते हैं। इनका काम होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या काम होता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये हम ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में देखेंगे। देखो, अगला पॉइंट देखो। अब देखो, इनके परसेंटेज पे सवाल आता है कि इनके काउंट कितने भाई, टोटल में सबसे ज़्यादा कौन प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है न्यूट्रोफिल, सबसे कम होता है बेसोफिल। इसकी ट्रिक हम लोग ऐसे याद रखेंगे, नीलू, मोना, इथे, बसा। तो एन से न्यूट्रोफिल, लू से लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, बस डिवाइड बाय 3 करते जाना है। जैसे देखो, पहले हम लोग न्यूट्रोफिल का याद करेंगे 60 to 80, इसको डिवाइड बाय 3 करो 60 को तो 20 आता है, तो 20 to 30, 20 को डिवाइड बाय 3 कर लो, लगभग 6 आता है, 6 to 8%। इसको डिवाइड बाय 3 करो, लगभग 2 आता है, 2 to 3%। इसको 3 से डिवाइड करो, 0.5 to 1%। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ये बिल्कुल हमें पता होना चाहिए, NCERT के अंदर दिया गया है। तो इसकी ट्रिक क्या है, नीलू, मोना, इथे, बसा और परसेंटेज हम लोग निकाल लेंगे। अब देखो, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। जब भी आपका इंजर्ड टिश्यू होता है वहाँ पर आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, एक रिएक्शन स्टार्ट करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कैस्केड रिएक्शन। कैस्केड मतलब एक चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होती है जिसके अंदर प्लेटलेट से जो भी कुछ फैक्टर्स आते हैं जो कि हमारी कैस्केड रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव होता है, इसका कन्वर्जन होता है एक्टिव थ्रोम्बिन के अंदर, एक्टिव थ्रोम्बिन के अंदर। और इस एक्टिव थ्रोम्बिन की वजह से कन्वर्जन होता है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन के अंदर। अब ये फाइब्रिन कुछ ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो एंटेंगल हो जाते हैं और हमारा ब्लड क्लॉट बनता है। देखो, फाइब्रिन प्लस एंटेंगल फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इसको हम लोग कहते हैं ब्लड क्लॉट। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन और कैल्शियम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। अब देखो, प्लेटलेट्स के बारे में कुछ बात करते हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स होते हैं सेल फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोसाइट, जो कि स्पेशल सेल्स होते हैं बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेगाकैरियोसाइट। इनके फ्रैगमेंट को हम लोग कहते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट का काउंट होता है 1.5 to 3.5 लाख पर mm क्यूब। ये क्या करते हैं, रिलीज वैरायटी ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, और इनका अगर रिडक्शन हो जाए तो हमें क्लॉटिंग के डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है ब्लड ग्रुप्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप्स 2 प्रकार के होते हैं, एबीओ और RH। सबसे पहले हम लोग एबीओ की बात करते हैं। एबीओ के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी का खेल होता है। एंटीजन प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के ऊपर, एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। एंटीजन ए और बी प्रेजेंट हो सकते हैं और एंटीबॉडी एंटी ए और एंटी बी प्रेजेंट होते हैं। एंटीबॉडी एंटीजन पे अटैक कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आता है लैंडस्टीनर लॉ। लैंडस्टीनर लॉ क्या कहता है कि अगर कोई एंटीजन आपके एक आरबीसी पे प्रेजेंट है तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा के अंदर एब्सेंट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे ब्लड ग्रुप
ए है, ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब क्या होता है कि एंटीजन जो आरबीसी पर प्रेजेंट है वो ए है। अब मुझे बताओ अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है आरबीसी के ऊपर तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी प्लाज्मा में एब्सेंट होगी, तो वही लैंड-स्टीनर लॉ है। तो कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी? एंटीबॉडी बी। अगर एंटीबॉडी ए होती तो वो एंटीजन ए पे अटैक कर देती, इसलिए लैंड-स्टीनर लॉ यहाँ पे लग गया कि अगर एंटीजन ए है तो प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी? एंटी बी। उस हिसाब से अगर मुझे बताओ ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है आरबीसी पे? बी। तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटीबॉडी बी तो होगी नहीं, तो कौन सी होगी? एंटीबॉडी ए। तो सिमिलरली अगर ब्लड ग्रुप ए भी है तो इसका मतलब क्या है? दोनों एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी पे और बी, तो कोई भी एंटीबॉडी रह के चलेगा क्या? तो कोई एंटीबॉडी नहीं, नील। मान लो कि अगर एंटीजन ओ है तो एंटीजन कोई है ही नहीं आरबीसी पे, तो इसका मतलब दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी। तो यही होता है हमारा लैंड-स्टीनर लॉ कि कोई भी एंटीजन अगर प्रेजेंट है आरबीसी पे तो उसके करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्लाज्मा में एब्सेंट होगी। तो ये हमारा होता है लैंड-स्टीनर लॉ। अब आरएच ग्रुपिंग, इस हिसाब से हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आरएच ग्रुपिंग, अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी पे तो हम लोग आरएच पॉजिटिव ब्लड कहते हैं, आरएच एंटीजन एब्सेंट है तो आरएच निगेटिव ब्लड कहते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है ब्लड ट्रांसफ्यूज कैसे किया जाता है। देखो निगेटिव वाला जो ब्लड है वो आप पॉजिटिव को दे सकते हो, लेकिन पॉजिटिव वाला ब्लड आप अभी कभी भी निगेटिव को नहीं दे सकते। ट्रिक याद करने की, निगेटिव निगेटिव को चलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को चलेगा, और निगेटिव पॉजिटिव को चलेगा। ये आपकी ट्रिक आपको याद रखनी है। अब आरएच ग्रुपिंग पर बेस्ड आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की एक केस आती है जिसको हम लोग कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। इसमें क्या होता है, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देखो मदर आरएच निगेटिव है, फीटस आरएच पॉजिटिव है। क्या होता है डिलीवरी के टाइम फीटस का ब्लड मदर के अंदर मिक्स हो जाता है। अब मुझे बताओ फीटस आरएच पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके पास आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, राइट। आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये जो आरएच एंटीजन है ये मदर की बॉडी में इंटर कर जाएगा और मदर की बॉडी क्या करेगी, इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना देगी। तो देखो आरएच एंटीबॉडीज बन जाएंगे मदर के बॉडी के अंदर, तो फर्स्ट बेबी तो नॉर्मल हो जाएगा। जब सेकंड बेबी आरएच पॉजिटिव का आएगा, मुझे बताओ आरएच पॉजिटिव मतलब इसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है और मदर के बॉडी में इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन चुके हैं। तो जब भी ये प्लासेंटा से ये एंटीबॉडीज एंटर कर जाएंगे किसके अंदर, फीटस के अंदर, आरएच एंटीबॉडीज मदर से फीटस के अंदर चले जाएंगे और फीटस के अंदर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी और फीटस के अंदर सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस डेवलप हो जाएगा। तो ये आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। तो इसकी ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट डिलीवरी के बाद में तुरंत बाद में आप क्या कर सकते हो, एंटी आरएच एंटीबॉडीज, जो कि इन एंटीबॉडीज़ को खत्म करेंगे। ध्यान से पढ़ो, एंटी आरएच एंटीबॉडीज़ के खिलाफ एंटी है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको फर्स्ट डिलीवरी के बाद दे सकते हैं। फर्स्ट बेबी नॉर्मल होगा, सेकंड बेबी के अंदर सीवियर एनीमिया जॉन्डिस होगा, तो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। अब देखो ब्लड वेसल्स की बात करते हैं हम लोग। इसमें 3 लेयर्स होते हैं, ट्यूनिका, एक्सटर्ना, मीडिया, इंटरना। एक्सटर्ना बनता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन से, मीडिया बनता है स्मूथ मसल इलास्टिक फाइबर से, और इंटीमा बनता है स्क्वैमस एपिथेलियम से। लुमेन आपको पता है कि वेन का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आर्टरी, और वॉल्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। थोड़ी लिम्फेटिक्स की बात करें, लिम्फ क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है, कलरलेस होता है, रिच इन लिम्फोसाइट होता है, ये भी कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को। लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं वो अल्टीमेटली ड्रेन किस में होते हैं, मेजर वेन्स के अंदर। तो ये लिम्फेटिक्स की बात आ गई। यहाँ पर लैक्टियल्स की बात करते हैं। लैक्टियल्स क्या होते हैं, लार्ज लिम्फ वेसल प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल विलाई, और इसका काम होता है फैट एब्जॉर्प्शन। ये डाइजेशन वाले चैप्टर में देखा था। अब देखो सर्कुलेटरी पाथवे 2 प्रकार के हो सकते हैं, ओपन क्लोज्ड। ओपन के अंदर साइनसेस मतलब स्पेसेस प्रेजेंट है इसलिए तो ओपन है, और क्लोज्ड मतलब कोई साइनस या फिर कैविटी प्रेजेंट नहीं है, साइनसेस एब्सेंट। या एनिलिड्स में देखने को मिलता है, कॉर्डेट्स में देखने को मिलता है। ओपन किस में, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में देखने को मिलता है। अब कुछ हार्ट की बात करते हैं। देखो वर्टिब्रेट्स के अंदर मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट होता है, फिश के अंदर 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें 1 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियन और रेप्टाइल के अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल होता है, एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइल जिसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। क्रोकोडाइल के अंदर कितने चेम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट। अब देखो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट की बात करते हैं। हार्ट कहाँ से डिराइव होता है, मेसोडर्म से, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर, टिल्टेड टू लेफ्ट। प्रोटेक्ट किससे होता है, पेरिकार्डियम से, 4 चेम्बर होते हैं, और यहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट होता है। जैसे देखो यहाँ पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल। ये आपको याद रखना है। बाइकस्पिड वॉल का और एक नाम होता है माइट्रल वॉल। क्या नाम होता है, माइट्रल वॉल। और हार्ट 4 चेम्बर है, तो यहाँ पर ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, और ये 2 वेंट्रिकल के बीच में, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि थोड़ा ज़्यादा थिक होता है, और ये होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम।
ठीक है। तो ये सेप्टम्स है और ये कुछ एट्रिया है और ये वॉल्स की बात हो गई। और यहाँ से देखो पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा निकलता है, आपको पता है ब्लड आता राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में जाता है, यहाँ से लंग्स में जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, फिर आता राइट लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रियम में है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर थ्रू आयोटा बॉडी में जाएगा। तो ये होता है ब्लड फ्लो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेमिलुनर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। अब कार्डियक मसल किस चीज़ से बनती है, देखो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू और नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू मतलब ऑटो एक्साइटेबल, हार्ट ऑटो एक्साइट होता है, हार्ट को किसी और की ज़रूरत नहीं, हार्ट खुद से एक्साइट होता है, खुद से इंपल्सेस जनरेट करता है। तो इसमें कुछ नोड्स होते हैं जैसे कि साइनोएट्रियल नोड, एवी बंडल और पर्किंजे फाइबर। तो इनकी लोकेशंस पूछते हैं, देखो ये जो है ये है साइनोएट्रियल नोड, ये क्या है साइनोएट्रियल नोड, ये है एवी नोड, ये है एवी बंडल, ये क्या है एवी बंडल, और ये है आपके पर्किंजे फाइबर्स। तो देखो लोकेशंस पूछते हैं इनकी, साइनोएट्रियल नोड कहाँ पे, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, एवी नोड कहाँ पे, लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ लेफ्ट एट्रियम, और ये एवी बंडल है और ये क्या है पर्किंजे फाइबर्स। तो ये कुछ टिश्यू नोडल टिश्यू है जो कि इंपल्स को ट्रांसमिट होता है। देखो साइनोएट्रियल नोड क्या करेगा, साइनोएट्रियल नोड क्या करेगा, इंपल्स को जनरेट करेगा, फिर वो जाएगा एवी नोड में, फिर वो एवी बंडल के थ्रू जाएगा, फिर पर्किंजे फाइबर, और इस प्रकार से इंपल्स यहाँ पर स्प्रेड होता है। अब देखो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, नो मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल के अंदर आता है दो चीज़ें, पल्मोनरी मतलब लंग्स के पास वाला सर्कुलेशन, और सिस्टेमिक मतलब बॉडी के पास। अब देखो ब्लड कैसे फ्लो होता है, ध्यान से समझो। अब देखो एक बार ध्यान से समझ लो, ब्लड सबसे पहले थ्रू वेना कैवास डीऑक्सीजनेटेड आता है राइट एट्रियम के अंदर। कहाँ आता है राइट एट्रियम के अंदर, फिर यहाँ से जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, यहाँ से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी जाएगा लंग्स के अंदर हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड, फिर थ्रू पल्मोनरी वेन्स एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर, फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, फिर अल्टीमेटली थ्रू आयोटा जाएगा बॉडी के अंदर। तो ये होता है ब्लड फ्लो। कैसे आया ब्लड, ऐसे आया, फिर लंग्स के पास गया, फिर लंग्स से आया, ऐसे आया, फिर बॉडी के पास गया। तो ये डबल सर्कुलेशन है। तो देखो पल्मोनरी मतलब लंग्स के पास, पहले क्या है राइट वेंट्रिकल से जा रहा है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी लंग के अंदर, फिर ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। सिस्टेमिक लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है एओर्टा के अंदर, फिर टिश्यू के पास, फिर वेना कैवा से फिर से राइट एट्रियम में आ रहा है। तो दो है पल्मोनरी सिस्टेमिक, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अब कार्डियक साइकिल का क्या मतलब होता है, इवेंट ऑकरिंग इन हार्ट इन वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट के अंदर जो भी इवेंट्स होंगे उनको हम लोग कहते हैं कार्डियक साइकिल। अब आपको पता है हार्ट बीट कितने होते हैं, 72 बीट्स होते हैं पर मिनट। तो मुझे बताओ एक हार्ट बीट की ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी, 0.8 सेकेंड। तो 0.8 सेकेंड्स के अंदर जो भी इवेंट हार्ट के अंदर हो रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं कार्डियक साइकिल। अब ये जो है कार्डियक साइकिल ये डिवाइड होती है डायस्टोल और सिस्टोल के अंदर। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स, याद रखना, डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन, और सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो अब हमने क्या किया, एक यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर मैंने 0.8 सेकेंड्स दिखाए, और इसमें हम लोग एट्रियल के कुछ इवेंट्स डिस्कस करते हैं और वेंट्रिकल के कुछ इवेंट्स। एट्रियल के अंदर क्या होता है, देखो एट्रियल के अंदर सबसे पहले आता है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल मतलब क्या है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 0.1 सेकेंड का होता है इसका ड्यूरेशन। फिर बाकी जो 0.7 सेकेंड्स है, देखो एट्रियल के इवेंट्स हम लोग देखते हैं। एट्रियल में बताओ 0.1 सेकेंड्स के लिए क्या हो रहा है, 0.1 सेकेंड्स के लिए क्या हो रहा है सिस्टोल, और 0.7 सेकेंड्स के लिए क्या हो रहा है डायस्टोल। बस इतना याद रखो, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन है, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन है। वेंट्रिकल के अंदर बताओ, वेंट्रिकल के लिए देखो 0.3 सेकेंड्स क्या है सिस्टोल है, और देखो 1 2 3 4 5, तो 0.5 सेकेंड्स क्या है डायस्टोल है। और जॉइंट डायस्टोल मुझे बताओ दोनों का डायस्टोल कब हो रहा है, जॉइंट डायस्टोल कब हो रहा है, देखो ये फेज देखो सब के सब डायस्टोल में, तो 0.4 सेकेंड्स के लिए क्या हो रहा है जॉइंट डायस्टोल। तो आपको ड्यूरेशंस पता होने चाहिए, ठीक है। देखो अब इवेंट्स ध्यान से समझो, देखो इवेंट्स क्या क्या होते हैं कार्डियक साइकिल में। पहले जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या है, दोनों भी क्या है रिलैक्स है, एट्रिया भी रिलैक्स है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स है। अगर दोनों रिलैक्स होंगे तो ब्लड वेंट्रिकल्स में फील होगा, तो ब्लड वेंट्रिकल्स में फील होने के लिए ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स कैसी होगी, ओपन होगी, और सेमिलुनर वॉल्स क्लोज होनी चाहिए, तभी जाके वेंट्रिकल में ब्लड फील होगा। तो यहाँ पर सेमिलुनर वॉल क्लोज हो रही है, इसलिए यहाँ पर सेकंड हार्ट साउंड आता है जिसको हम लोग डब कहते हैं, ठीक है। तो ये जॉइंट डायस्टोल। दूसरा एट्रियल सिस्टोल मतलब क्या है, एट्रिया क्या हो रही है, सोचो एट्रिया अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी, मुझे बताओ ये दोनों अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ब्लड वेंट्रिकल में फील होगा, तो एट्रिया और सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इंक्रीज्ड फ्लो इन वेंट्रिकल बाय 30%। पहले भी ब्लड फील हो रहा था लेकिन यहाँ पर पैसिवली फील हो रहा था, यहाँ पर दोनों खुले थे इसलिए फील हो रहा था। अब एट्रियल सिस्टोल में जा रहा है, ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए वेंट्रिकल में ब्लड फील होगा और ज़्यादा, तो इंक्रीज फ्लो बाय 30%।
अब एट्रियल सिस्टोल है तो वेंट्रिकल क्या होंगे, रिलैक्स रहेंगे। यहाँ पर ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल क्या हो जाएंगे, ओपन होंगे, और सेमिलुनर वॉल्स क्लोज रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, समझ गए, सेमिलुनर वॉल्स यहाँ पर भी क्लोज है। लास्ट देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सोचो कि अगर वेंट्रिकल यहाँ पर दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ से जो ब्लड है, यानी कि आपका जो राइट वेंट्रिकल, यहाँ से ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा, और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से ब्लड थ्रू आयोटा बॉडी की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब समझ गए कि अगर वेंट्रिकल सिस्टोल में जाएंगे तो ब्लड क्या हो जाएगा, पंप होगा। ब्लड क्या होगा, पंप होगा। तो इसका मतलब ब्लड को पंप करना है तो सेमिलुनर वॉल्स को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो एक वेंट्रिकल में से ब्लड एक बीट के अंदर जो बाहर जाता है वो जाता है 70 ml, ये आपको याद रखना है। 70 ml ब्लड वेंट्रिकल के थ्रू बाहर जाता है। तो क्या वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये इवेंट्स होते हैं कार्डियक साइकिल के अंदर। अब देखो ध्यान से समझो, एक बीट के अंदर 70 ml ब्लड बाहर जा रहा है वेंट्रिकल से, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। और एक मिनट के अंदर कितने बीट्स होते हैं, 72 बीट्स। तो मुझे बताओ एक मिनट के अंदर कितना ब्लड आउट जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं कार्डियक आउटपुट। एक मिनट के अंदर जो भी ब्लड आउट जाता है उसको हम लोग कहते हैं कार्डियक आउटपुट। अब मुझे बताओ एक मिनट के अंदर आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे ना, एक बीट के अंदर 70 जा रहा है तो एक मिनट के अंदर कितने बीट हो रहे हैं, 72। तो हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि एक बीट के अंदर कितना जा रहा है इंटू नंबर ऑफ बीट्स, एक मिनट में कितने हो रहे हैं, तो 70 इंटू 72। तो कार्डियक आउटपुट क्या निकल के आया, 5 लीटर्स, 5000 ml यानी कि 5 लीटर्स। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पर कैलकुलेशन आपको पूछा जाता है। अब ईसीजी का मतलब समझो। ईसीजी सबसे पहले तो एक बात समझो कि ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पेपर होता है। तो ईसीजी कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ पर पी वेव होती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, टी वेव होती है। ईसीजी कुछ नहीं, इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक साइकिल है। ठीक है, तो ईसीजी के अंदर कुछ वेव्स दिख रहे हैं आपको, पी वेव्स, इसको हम लोग कहते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव्स। आपको याद रखना है, पी वेव मतलब बताता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मतलब आपको बताता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और टी वेव आपको बताती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। मैंने आपको क्या बताया था, डीपोलराइजेशन, इसका मतलब क्या होता है आपको याद रखना है। देखो रीपोलराइजेशन हमेशा याद रखना है, रीपोलराइज होना मतलब रिलैक्स होना, आर से आर याद रखो। रीपोलराइज होना मतलब रिलैक्स होना, रिलैक्स को हम लोग क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। समझ गए ट्रिक कैसे याद रखना है, ओके। डीपोलराइज मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टोल। ठीक है, तो याद रखना है। पी वेव क्या दिखा रहा है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। मुझे बताओ अगर एट्रिया डीपोलराइज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उसके बाद में। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है, सिस्टोल। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ध्यान से सुनो, एट्रियल डीपोलराइजेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, एट्रियल सिस्टोल। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, सोचो क्या कह सकते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और वेंट्रिकुलर रिपोलरेशन, रिपोलरेशन मतलब रिलैक्स, रिलैक्स मतलब डायस्टोल, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। मुझे बताओ इसमें कुछ तो आपको दिख नहीं रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, ध्यान से सोच सकते हो। देखो इसमें हमें क्या नहीं दिख रहा है, एट्रियल रिपोलराइजेशन, एट्रियल रिपोलराइजेशन नॉट सीन इन ईसीजी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट्रियल डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन इज नॉट सीन इन ईसीजी। अब हम लोग ईसीजी को क्यों निकालते हैं, ईसीजी से हम लोग हार्ट रेट निकाल सकते हैं, हार्ट बीट रेट निकाल सकते हैं। तो एक मिनट के अंदर जितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमें दिखेंगे इस पेपर के ऊपर, वही क्या होगा, उसका हार्ट बीट होगा, हार्ट रेट होगा। समझ गए, तो यह हो गया आपका ईसीजी। अब देखो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, मैंने पहले बताया तो नोड से साइनोएट्रियल एवी नोड, साइनोएट्रियल नोड सबसे पहले इंपल्स जनरेट करता है, इसको हम लोग पेस मेकर कहते हैं, आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर अगर सिंपैथेटिक डिस्चार्ज हुआ तो फिर कार्डियक एक्टिविटी बढ़ती है और कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, और जब भी पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज होगा तब कार्डियक आउटपुट कम होता है। अब हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला, एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन, इनको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स। तो ये जब भी निकलेंगे तब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। इसलिए आप देखो जब भी आपको स्ट्रेस होता है तो आपका हार्ट बीट बढ़ता है और कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखो डिसऑर्डर्स, लास्ट पॉइंट है। सबसे पहला डिसऑर्डर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन नॉर्मली ब्लड प्रेशर कितना होता है ब्लड का, 120/80, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर चला गया तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में रिस्क होती है ऑर्गन डैमेजेस की, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अगला देखो कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अब कोरोनरी आर्टरी सिंपल क्या होती है, वो आर्टरी जो कि आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ध्यान से समझो, ऐसी आर्टरी जो कि आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अब हार्ट बाकी ऑर्गन्स को ब्लड दे रहा है लेकिन हार्ट को भी ब्लड चाहिए ना, तो ऐसी आर्टरी जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है उसको हम लोग कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अब अगर कोरोनरी आर्टरी में अथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, यानी कि मान लो कि मेरे पास कोई कोरोनरी आर्टरी है और यहाँ पर कुछ ब्लॉकेज हो गया, कुछ ब्लॉकेज हो गया, क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया, डिपॉजिट हो गया कुछ फैट कोलेस्ट्रॉल, तो ये आर्टरी नैरो हो जाएगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज या फिर अथेरोस्क्लेरोसिस। अगला है एंजाइना पेक्टोरिस या फिर एक्यूट चेस्ट पेन। अब इसमें क्या होता है देखो,
अगर ऑक्सीजन कम पहुंचा हार्ट मसल पे तो हमें क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन या फिर एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, मोर कॉमन होता है मिडल एज और एल्डर्स के अंदर एक्यूट चेस्ट पेन, एंजाइना पेक्टोरिस। अब ये तीन टर्म्स बहुत अच्छे से समझो। देखो पहला टर्म है हार्ट फेलियर। इसको आप कैसे याद रखोगे, हार्ट फेलियर मतलब हार्ट फेल हो रहा है, किस चीज़ में फेल हो रहा है, टू पंप इनफ ब्लड टू मीट द नीड्स ऑफ बॉडी। जितना बॉडी को ब्लड चाहिए उतना हार्ट पंप कर पा रहा है क्या, नहीं कर पा रहा है। इसको हम लोग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, क्योंकि कंजेशन मेन सिम्टम। अब ध्यान से समझो, देखो हार्ट लीवर से ब्लड जो है लीवर से हार्ट में जा रहा था, सॉरी लीवर नहीं, लंग्स से जो आपका ब्लड है वो कहाँ जा रहा था, हार्ट में, और हार्ट से जो ब्लड है पंप हो रहा था बॉडी में। तो अगर हार्ट को बॉडी को ब्लड पंप करना है तो हार्ट के पास ब्लड आना चाहिए, है ना, लंग्स से। लेकिन मान लो कुछ प्रॉब्लम हो गया लंग्स के अंदर ट्रैफिक बढ़ गई ब्लड की, ट्रैफिक बढ़ गई, यानी कि ब्लड हार्ट तक रीच नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो बॉडी तक क्या घंटा पहुंचेगा, सही है। तो इसलिए कंजेशन हो रहा है। कंजेशन का मतलब ही होता है ट्रैफिक। देखो अगर लंग में कंजेशन हो रहा है, कंजेशन यानी कि ब्लड की ट्रैफिक हो रही है, तो ब्लड अच्छे से पंप हो पाएगा क्या बॉडी पे, नहीं। तो इसलिए कंजेशन इज मेन सिम्टम। अगला देखो हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब होता है हार्ट के टिश्यू की डेथ। अब मुझे बताओ अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई तो हार्ट पे ब्लड अच्छे से पहुंचेगा क्या, हार्ट के टिश्यू पे ब्लड अच्छे से पहुंचेगा नहीं, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, इसलिए हार्ट के मसल डैमेज हो जाएंगे ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। इसी को हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब जब भी हार्ट अटैक आता है ऐसा नहीं बोलना कि डेथ हो रही है, हार्ट अटैक में बस कुछ पार्ट ऑफ टिश्यू डाई हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगला है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट ये एक ऐसी टर्म है कि अगर हार्ट की बीटिंग स्टॉप हो गई तो उसको हम लोग कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो ये तीन टर्म्स में बहुत कंफ्यूज होता है, हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और कार्डियक अरेस्ट। तो इस हिसाब से हमने हमारे पूरे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर को मात्र 20 मिनट में ख़त्म किया है। ये रैपिड रिवीजन था गाइस, उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू वेरी मच। तो आप प्लीज़ इस सीरीज़ को सपोर्ट कीजिएगा और थैंक यू वेरी मच।